हेलो दोस्तों, राम राम प्रणाम। आपका स्वागत है आज की क्लास में। मैं अंकिता आज आपके सामने लेके आई हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। कल हमने पेरेंटिंग स्टाइल्स पढ़े थे, जिसकी ट्रिक थी पान और बेदशा। पी से परमिसिव, ए से अथॉरिटेरियन, ए से अथॉरिटेटिव, एन से नेग्लेक्टफुल, और बेदशा में बे से बेपरवाह, दो से दयालु, से सत्तावादी, ऐसे आधिकारिक। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जानने से पहले हम समझेंगे कि डेवलपमेंट के प्रिंसिपल क्यों पढ़ाए जाते हैं। क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है बहुत ही ब्रॉड एरिया है और इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रिंसिपल बनाए गए हैं। क्या है जो डेवलपमेंट है, एक ब्रॉड एरिया है। क्या है? एक ब्रॉड एरिया है जिसे समझने के लिए प्रिंसिपल बनाए गए हैं। कोई भी मुश्किल चीज़ होती है उसे समझने के लिए जैसे हम टुकड़ों में बांट देते हैं, उसी तरह ही डेवलपमेंट के प्रिंसिपल बनाए गए हैं। तो जो प्रिंसिपल है, सबसे पहले प्रिंसिपल है, ये लाइन वाइज में याद करने को ज़रूरी नहीं है, आप पहले बाद में कुछ भी कर सकते हैं, कॉमन ही है ये। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नाम से ही पता चल रहा है, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत यानी विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें ऐसे नहीं है कि कोई ड्रामेटिक चेंज होएगा, कोई चेंज एक दिन के अंदर ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज होते हैं। जैसे कि किसी बच्चे को मान लो लिखना नहीं आता, तो ऐसा नहीं है कि वो अगले दिन सुबह उठे और एकदम चमत्कार हो जाए, वो लिखना सीख जाएगा। वो पहले धीरे धीरे पेन पकड़ना सीखेगा, थोड़ी थोड़ी बातों को जानेगा, फिर डॉट्स के ऊपर धीरे धीरे लिखेगा, स्लैंट लाइन सीखेगा, फिर जाके उसे लिखना आएगा। वैसे जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं, तो वो धीरे धीरे सीखे जाती है। ये नहीं कि एक दिन में ही ड्राइविंग सीख जाता है कोई भी। पहले उसे कुछ क्लासेस लेनी पड़ेगी, फिर वो उसमें ट्रायल पे जाएगा, धीरे धीरे ट्रायल से वो ड्राइविंग सीखेगा। तो प्रिंसिपल कंटिन्यूटी ये क्या है? इसमें ये ग्रेजुअल चेंज होती हैं, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। क्या है? ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें कोई भी ड्रामेटिक चेंज नहीं होते, चेंज नॉट। और ऑनगोइंग प्रोसेस कर लिया, फॉर एग्जांपल क्या हो गया? स्विमिंग हो गया, ड्राइविंग, स्केटिंग। तो ये सारे इसके अंदर आ गए। आगे हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के बाद, निरंतरता के सिद्धांत के बाद यूनिफॉर्म ऑफ पैटर्न। तो इसका अर्थ है कि दुनिया में कहीं का भी बच्चा हो, कौन से ही कंट्री का हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, इंडिया का हो, वो इसी पैटर्न से ही सीखेगा। ठीक है? जैसे बच्चा चलना सीखता है तो उससे पहले वो धीरे धीरे लुढ़कना सीखता है, बैठना सीखता है, क्रॉल करना सीखता है, तब जाकर वो चलना सीखता है। और किसी बच्चे के अगर दांत आते हैं तो पहले दूध के दांत आएंगे, फिर उसके एक बार दांत टूटने के बाद पक्के दांत आएंगे, और फिर विजडम टीथ आएंगे, और फिर वो टूट जाएंगे। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। तो दुनिया का कौन सा भी बच्चा हो वो इन्हीं प्रोसीजर से गुजरता है।
बच्चा सीधा ही बोलना नहीं सीख सकता, सीधा शुरू में ही माँ नहीं कह देता। ये कहने की बातें होती है कि सबसे पहले वर्ड माँ बोलता है। माँ बोलने से पहले वो ये पता नहीं अपनी आवाज़ में रोने के हिसाब से ऐसे ऐसे धीरे धीरे करता है, जैसे कह का कूकना, ठीक है, बबलाना, धीरे धीरे बोलना सीखता है। और इसके अंदर आप वो दांतों वाला भी लिख लेना कि पहले दूध के दांत होते हैं और फिर पक्के दांत आते हैं, फिर विजडम टीथ आते हैं। तो ये हो गया यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। तो रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंट। जो स्पीड होएगी, जो रेट होएगी, दर होगी बच्चे की पढ़ने की, वो अलग हो सकती है। जैसे यूनिफॉर्मिटी तो सेम है पैटर्न की, मतलब सब पैटर्न सेम है कि ऐसे शुरू में कूकना ये होएगा, लेकिन स्पीड अलग अलग हो सकती है। हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक है। अलग अलग समय पर बच्चे अलग अलग क्रियाएं कर लेते हैं। मतलब कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं और कुछ लेट। जैसे मेरी शादी को 1 साल हो गया और मेरे जेठानी की लड़की है, तो मैंने उनको अपने सामने ही बड़े होते हुए देखा है। तो वो 1.5 साल की है लगभग। तो मैंने देखा कि वो शुरू में मतलब बहुत जल्दी उसकी स्पीड है, सच में उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। वो उसको देखने से लगता नहीं है कि वो 1.5 साल की, वो ऐसे 4-5 साल की लड़की लगती है। उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और मतलब उसके दांत लेट आए थे। वो चलना बहुत जल्दी सीख गई थी, 8-9 महीने की जल्दी सीख गई थी। पर उससे पहले जो प्रोसीजर होता है वो सारे हुए थे कि वो पहले धीरे धीरे क्रॉल करना सीखी, बैठना सीखी, फिर चलना सीखी। तो वैसे ही दांतों पर है, जैसे जैसे इसके पहले दूध के दांत आएंगे और फिर अलग आएंगे, पर उसके आए लेट हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मतलब पैटर्न तो सेम है लेकिन रेट अलग है। सभी बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। तो इसमें क्या आएगा कि हर बच्चा यूनिक है, तो रेट भी अलग होगा, रेट अलग होगा। और क्या होगी, पेस कह सकते हैं, स्पीड या रेट सबकी अलग होगी। पैटर्न सेम, रेट अलग, ये आप ध्यान रखना। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैटर्न तो सेम बताया था तो रेट भी सेम होगी। नहीं, रेट सेम नहीं होगी। मतलब कुछ पेरेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, तो उनके जीन में काफ़ी मतलब एक्टिविटी होती है, वो सक्रिय होते हैं, तो अलग फ़र्क होता है। जीन का, एनवायरनमेंट का काफ़ी फ़र्क पड़ता है, स्टिमुलेशन का, जैसे मालिश वगैरह टाइम टू टाइम करते रहें तो ठीक है। सबकी अलग अलग होगी। अब आगे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इस प्रिंसिपल का तो सबको ही पता होना चाहिए, मतलब टीचर को तो इसका ज़रूर ही पता होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे एक टीचर होते हैं क्लास में जाते हैं, कहते हैं कि मैंने तो सबको एक ही साथ सिखाया था, सबको अलग से, किसी को अलग से थोड़ी सिखाया था, ये फर्स्ट क्यों आ गया, ये सेकंड क्यों आ गया और तुम फेल क्यों हो गए। तो ऐसे बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है। पहले हमें इस बात को समझना होगा कि हर बच्चा अपने आप में अलग है, हर बच्चा यूनिक है। तो वो ऐसे एक्सपेक्टेशन ना रखे क्लास में जाके कि सब बच्चे एक जैसे ही ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट उनकी सेम होगी या वो एक साथ जल्दी सीखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। एक टीचर को इसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर बच्चे की दर अलग अलग होती है समझने की। तो हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। कुछ क्रिएटेड चाइल्ड होते हैं, कुछ गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बच्चे अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हमें उन्हें चेंज, टीचर को चेंज होना चाहिए, ना कि बच्चे को। इंक्लूसिव एजुकेशन में एक लाइन है, चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड।
ठीक है। सिस्टम को चेंज करो जितना हो सकता है। टीचर चेंज करना पड़े टीचर चेंज करो, मेथड चेंज करो, स्कूल चेंज करो, कुछ भी चेंज करो, लेकिन चाइल्ड को चेंज नहीं कर सकते, सिस्टम को चेंज करना होगा। क्योंकि वो तो सीखने ही आया है, तो आपके सिखाने में गलतियां हैं ना कि बच्चे के सीखने में। उसको अलग तरीके से सिखाओ। तारे ज़मीन पर ईशान अवस्थी के माता पिता भी नहीं समझ पाते, टीचर भी नहीं समझ पाते, तो एक अलग टीचर समझते हैं उसमें। तो ये टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चे में अगर कोई कमी है तो उसको पहचाने, उसके डिफरेंसेस को पहचाने, ठीक है। तो हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है। उसका पेंटिंग में इंटरेस्ट था, जैसे इंटरेस्ट, हर बच्चे का देखने का नज़रिया अलग होता है, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड। तो क्या है, सब बच्चों के ये सब अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी सेम नहीं हो सकते, जुड़वा बच्चों में भी इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं। ये मूवीज़ में ऐसे दिखाया होता है कि एक को चोट लगती है तो दूसरे को भी लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अब तो सारे जागरूक हो ही चुके हैं, पहले तो मूवी देख के हम यही समझते थे, मैं भी यही समझती थी। सच जुड़वा मूवी आई थी तो मैं यही सोचती थी उसको लग रही है तो उसको दूसरे को इसलिए लग रही है क्योंकि उसको मार रहे हैं। वो एक सीन आता लास्ट में ना, तो मैं बाहर से एक्शन करूँगा तो अंदर उसे पीटना। हम खुश भी होते हैं क्योंकि हमें वो रियल लगता है। तब बच्चे होते हैं, पर खैर जुड़वा बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। डेवलपमेंट proceeds जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। जैसे हमने ग्रोस फाइन सॉरी है मेरी हरियाणवी निकल आती है कभी कभी ग्रोस फाइन मोटर स्किल पढ़ी थी, तो हम ग्रोस से फाइन जाते हैं। जैसे पहले हम पूरे सामान को पकड़ते हैं, पूरे पेन को पकड़ते हैं, पूरे एप्पल को, एप्पल तो वैसे हम पूरा ही पकड़ते हैं। तो मतलब बच्चा, छोटा बच्चा होता है हथेली का इस्तेमाल करता है, फिर फाइन स्किल की तरफ जाता है, उंगलियों का इस्तेमाल करने लग जाता है, हैंड आई का कोऑर्डिनेशन हो जाता है। पहले जनरल एक्टिविटीज़ करता है, फिर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करने लग जाता है। जैसे जब चलना, ये सारे सेम सेम लाइनें आएंगी तो अब ये मत समझना कि एक ही बात हो रही है, ये थोड़ी इंटर रिलेटेड है तो सेम होगी। जैसे पहले क्रोल करना सीखता है, पूरी बॉडी का इस्तेमाल करता है, और फिर धीरे धीरे फिर वो सिर्फ पैरों का इस्तेमाल करता है चलने के लिए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट पेज पे, तो आपको ये समझ में आ गया, डेवलपमेंट प्रोसीड्स जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का शायद अर्थ होता है एकाग्रता, कुछ ऐसा, सॉरी मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं है, या एकीकरण का सिद्धांत, कुछ ऐसे कहते हैं इसे। हाँ, एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो आपको शुरू में बताया था मैंने पीसीएससी, तो जो पीसीएससी होता है इसको होल में लेते हैं, मतलब एक ही रूप में। एकीकरण का सिद्धांत होता है, जैसे हम कोई गेम खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो उसमें हमारा माइंड भी यूज़ कर रहे होते हैं, पैरों का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, अपनी स्ट्रेटजी लगा रहे होते हैं, इमोशनल क्या होते हैं कि टीम के प्रति हम उत्तरदायित्व होता है अपना। तो ये सब मतलब पीसीएससी होल के रूप में, यूनिफाइड होल के रूप में, जब अपनी पूरी बॉडी काम कर रही होती है किसी काम के लिए। जैसे बैडमिंटन खेलते टाइम क्या, कब उछलना है, कब पीछे जाना है, तो स्ट्रेटजी होती है इसमें। सिर्फ मतलब फिजिकली एक्टिविटीज़ काम नहीं होती कि कोई तेज़ दौड़ रहा है तो ही बैडमिंटन खेल सकता है। तो मतलब अगर आप पीछे हैं तो आपने आगे थोड़ी सी नेट के पास शटल को गिरा दिया, तो ऐसे वो आगे आएगा, आगे आए तो पीछे की तरफ, ऐसे उसे भगाना होता है। वैसे मैंने खेला हुआ है बैडमिंटन, इसलिए थोड़ा पता है। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी खेली हुई, पर ज़्यादा इंटरेस्ट टीचिंग में था क्योंकि बोलने का बहुत शौक है। तो क्या है, एक सिंगल यूनिट में काम करता है पीसीएससी। क्या करता है, सिंगल यूनिट में काम करता है। तो मैंने आपको बता दिया क्रिकेट। क्रिकेट तो ना एक अपनी लाइफ की जैसे ही है,
मतलब कब स्लो बॉल आएगी, कब फास्ट बॉल आएगी, कब इस बॉल को छोड़ना है, कौन सी बॉल नो बॉल है। मतलब क्रिकेट ना अपनी लाइफ ही है। जैसे कौन सी प्रॉब्लम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, कौन सी प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ा रिएक्ट करना है, कौन सी प्रॉब्लम को ऊपर से निकाल देना है, कौन सी प्रॉब्लम वाइट बॉल की तरह है। मतलब हर प्रॉब्लम का एक मार्क्स तो मिल ही जाता है अपने को, कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो हो ही जाता है। सीखते तो हैं ही कि इस गलती से ये सीखना ही। तो क्रिकेट तो पूरी गेम के जैसे ही है अगर उसे समझे तो। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतर संबंधित, शायद इसकी यही हिंदी होगी। मैंने मैम से ना ज़्यादातर इंग्लिश में किया तो मेरे को इंग्लिश में याद रहता है, अब हिंदी में बहुत कम ही ध्यान में रहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, इनकी बात हो रही है पीसीएससी। फिजिकल, ये मैंने आपको बताया था, तो जब मैं लिखती हूँ तो अपने मन में थोड़ा सा दोहरा लिया करो, इससे याद रहता है। जब तक मैं लिखूँ से पहले खुद से वो कर लिया करो। तो ये क्या है, इंटर रिलेटेड, ये इन सब का आपस में संबंध होता है। कैसे, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको चोट लग गई तो आप क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि आप थोड़ी बहुत चोट भी लगी तो आपके दिमाग पर असर होएगा, आप मतलब थोड़ा वीक फील करेंगे। तो अगर दिमाग पर असर होएगा तो आप खुश भी नहीं होंगे। जैसे कई बार स्कूल में कोई टेस्ट वगैरह होता है तो गलती से चोट लग जाती है, चोट लग जाती है तो आप दुखी होते हैं, दर्द होता है, दर्द के कारण आपके दिमाग पर असर पड़ता है और डोपामाइन कम रिलीज होता है। डोपामाइन आपको पता होगा कि एक खुशी का हार्मोन है, तो फिर दिमाग पर असर होगा और आप खुश भी नहीं रह पाएंगे। तो ये क्या है, इंटर रिलेटेड है। चोट लगी पैर पर, असर हुआ सारे चीज़ पर, इमोशनल, सोशल, कोग्निटिव, सब पर असर होता है। क्योंकि जब आप टेस्ट नहीं देने जाते, बिकॉज भी आता है, जब मेरे कई बार टेस्ट में बुखार हो जाती थी तो सारे बच्चे कहते थे कि ये बहाने बना रही है, जैसे टेस्ट लेने लग जाओ इसको बुखार कैसे चढ़ जाता है। ऐसे होता भी था, बहुत बार ऐसे हुआ, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। मैं भी होती तो उनकी जगह यही सोचती। क्योंकि जब मैं 6th-7th क्लास में थी तो मेरे पापा की डेथ की वजह से मैं इमोशनली डिस्टर्बेंस थी। ठीक है, इमोशनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से देखो कितना कितना फ़र्क हो जाता है कि हम कोई कार्य कर ही नहीं पाते, अपने दिमाग पर असर पड़ता है इसका। तो फिर दिमाग पर असर पड़ता है तो खाने पीने पर ध्यान नहीं रखते, खाने पीने पर ध्यान नहीं रखते तो फिजिकली रूप से भी आप वीक हो जाते हैं। तो क्या है, इन सब का इंटर रिलेशन है। तो ये थोड़े से टफ टाइम होते हैं, भगवान ना करे किसी की लाइफ में आए, मेरी लाइफ में आ गए तो मैंने पहले तो एक्सेप्ट नहीं किया था। मेरे को बहुत वो होता था कि चलो मैं शेयर कर ही लेती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है मेरे बारे में ये बताना, क्योंकि मैं खुद को ना भरा हुआ फील, ऐसे बोझ होता है मेरे को, भरा हुआ होती हूँ तब, तो मैं थोड़ा सा खाली कर लेती हूँ। ये कि पापा की डेथ के बाद मेरे को ऐसे लगता था कि एक मूवी देखी थी मैंने, पता नहीं कौन सी देखी थी, उसमें जो लड़के का पापा होता है कहीं जा रहा होता है, उसके वो सारे सोचते हैं कि डेथ हो गई, पर जब वो बड़ा होता है तो वो फॉरेन में होता है और उसे मिल जाते हैं। ऐसे अक्षय खन्ना की मूवी है शायद। तो मेरे को भी ऐसे लगता है मेरे पापा कहीं गए हुए हैं तो 3-4 साल बाद आ जाएंगे। तो फिर वेट करती रही, कहीं ना कहीं वो बचपना अभी भी है दिमाग में। स्कूल में जाती थी लड़कियां, तब भी फेसबुक चलाती थी, मेरे को कुछ पता नहीं था सच में, हम गांव के बच्चे हैं ना, हमें फ़ोन भी तो बीए फाइनल में मिला है, तो इतना नहीं पता। तो उस टाइम में ऐसे होता था कि फेसबुक चलाते, तो मैं कहती थी ऐसे लिखो कि मेरे पापा का नाम लिखो, तो उसमें आ जाते थे। मेरे को सच में लगने लग गया था कि सच में वापस आएंगे, कहीं गए हुए हैं। फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो पता चला कि एक नाम के बहुत से लोग होते हैं दुनिया में, मेरा पापा ही नहीं है बस। तो आगे करते हैं, आगे क्या होगा, आगे अब आप सीखेंगे डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। डेवलपमेंट क्या है, प्रेडिक्टेबल है, अनुमान लगाया जा सकता है, मतलब इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है, पर ये नहीं है कि 100% ही सही होगी।
जैसे क्रिकेटर के बच्चे को जरूरी थोड़ी है क्रिकेट ही खेलेंगे, और जो मूवी बनाते हैं वो जरूरी थोड़ी है कि मूवी ही बनाएंगे। 100% राइट नहीं है, पर ज़्यादा चांस यही होते हैं कि जैसे मूवीज वगैरह में है। अब अमिताभ बच्चन के लड़के अभिषेक बच्चन ने फिर यही किया था, अनुमान लगाया जा सकता था कि यही करेंगे। अब जितने भी आजकल के मतलब स्टार वगैरह हैं, हीरो आलिया भट्ट वगैरह, तो इनका तो अनुमान लगाया ही गया होगा कि ये हीरो हीरोइन ही बनेंगे। वैसे इनको एक्टर एक्ट्रेस ही कहना चाहिए, हीरो तो हमारे जवान ही हैं या किसान हैं। तो क्या है प्रिडिक्टेबल, इसको ऐसे भी कर लेते हैं कि पहले इन्फेंसी आएगी, हमें पता है इन्फेंसी से बच्चा चाइल्डहुड में जाएगा। अगर मतलब वो ओल्ड एज तक पहुंच जाता है तो वो अनुमान सही निकलेगा। ये नहीं कि आपको कि वो तो अडोलसेंस के बाद अडल्टहुड के बाद उनके कुछ हो गया तो वो नहीं रहे। तो अडोलसेंस, फिर अडल्टहुड, और उसके बाद ओल्ड एज। तो हम क्या है अनुमान लगा सकते हैं कि ये आएगा, पर ये नहीं है कि ये 100% ही राइट है। तो ये क्या है नोट राइट, 100% सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ओके, आगे करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत में दो टाइप होते हैं, प्रोक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकोडल। क्या हो गया, थोड़ी स्पेलिंग की गलती हो तो देख लेना। क्या है समीपस्थ दूरस्थ का सिद्धांत, ठीक है। और ये क्या है सिर से पाँव की ओर, पाँव की ओर। ये सफेलो साउंड आ रही है ना, तो सिर से पाँव की ओर, और प्रोक्सिमो डिस्टल समीपस्थ दूरस्थ। तो एक याद हो गया सिर से पाँव की ओर है, तो ये क्या है मतलब पास से दूर, ऐसे नियर टू फोर, क्या कहेंगे नियर टू फोर। ये क्या हो गया हेड टू टो, ठीक है। इसको ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि सेंटर टू पेरीफेरी। क्या है सेंटर टू पेरीफेरी। प्रोक्सिमो डिस्टल को क्या कर सकते हैं सेंटर टू पेरीफेरी, और ये क्या हो गया हेड टू टो। हेड टू टो का तो आप समझ गए, पहले मतलब बच्चा अपना मतलब सिर संभालना सीखता है, और फिर धीरे धीरे उसके मतलब हाथ, फिर सिर के बाद क्या संभालना सीखता है, मतलब बाद में फिर उसका कंट्रोल सिर पर होता है, फिर गर्दन पर आता है, फिर धड़ पर आता है, और फिर पैरों पर आता है। तो हो गया ना हेड टू टो, पहले सिर पर कंट्रोल होगा, सिर के बाद क्या आती है गर्दन, गर्दन के बाद धड़, धड़ के बाद होगा पैर पर। तो ऐसे, तो आप ऐसे देख रहे होंगे ये क्या चल रहा है लॉन्गिट्यूडिनल, क्या चल रहा है लॉन्गिट्यूडिनल। और ये क्या है नियर टू फोर है, तो पहले हार्ट पे होएगा, फिर शोल्डर पर होगा, शोल्डर से हैंड पर आएगा, हैंड से फिंगर्स पे आएगा, ठीक है। तो एक तरह से ये हॉरिजॉन्टल ही चल रहा है, ठीक है। जैसे पहले बीच के फिर और सारे, और अपने मतलब दांतों से भी यही रिलेशन है कि पहले बीच के दो दांत आते हैं, फिर पीछे पीछे वाले आते हैं, लास्ट में विजडम टीथ आते हैं। तो इसके अंदर ये भी हम कह सकते हैं। प्रोक्सिमो डिस्टल क्या है समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत, नियर टू फोर, सेंटर टू पेरिफेरी। सेंटर में क्या होता है हार्ट होता है, हार्ट के बाद ऐसे हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो शोल्डर, शोल्डर से हैंड, हैंड से क्या आएगा फिंगर, और ऐसे स्फेलोकॉर्डल ऊपर से चलेंगे से मैंने आपको बताया सिर से पाँव की और हेड टू टो। तो पहले हेड ही आ जाएगा, फिर गर्दन आएगी, फिर धड़ आएगी, फिर पैर आएगी। तो क्या है दिशा का सिद्धांत, इस दिशा के अकॉर्डिंग ही बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है कि पहले इधर से डेवलपमेंट हो रहा है फिर इधर से हो रहा है। तो आप ये ध्यान रख लेंगे कि प्रोक्सिमो डिस्टल क्या है सेंटर टू पेरिफेरी, और स्फेलोकोडल क्या है सिर से पाँव की ओर। आगे है डेवलपमेंट is spiral, not
लीनियर, नॉट लीनियर। जो विकास है वो ऐसे स्पाइरल है। ये मेरे को ऐसे सही बनाना नहीं आता, तो क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक बार तो आगे जा रहा है, एक बार पीछे आ रहा है, तो इसमें क्या होते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकता। देखो आईसीयू वगैरह में होता है, तो वहाँ पर जो मशीनें लगी होती है, सीधी लाइन आने के बाद तो यही कह देते कि बंदा नहीं रहा। तो सीधा तो कुछ रहना ही नहीं चाहिए, उतार चढ़ाव आते रहने चाहिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो स्ट्रेट तो हो ही नहीं सकता। स्ट्रेट तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि ये बच्चा एक ही गति से बढ़ रहा है कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये, ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ से स्टार्ट करे तो सीधा यहाँ तक ऐसे सीधा पहुँच जाए, नहीं। इसमें क्या है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे इन्फेंसी में हाइट ना तेज़ी से बढ़ती है, इन्फेंसी में हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन चाइल्डहुड में आके रुक जाती है, मतलब रुकती नहीं है, स्लो हो जाती है चाइल्डहुड में। इन्फेंसी के हिसाब से देखते हैं तो ऐसे लगता है कि रुक के, चाइल्डहुड में गति तो होती है, मतलब हाइट तो होती है, थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम होती है। तो चाइल्डहुड में क्या है, हड्डियों में मजबूती आती है, हड्डियों में मजबूती। इन्फेंसी में क्या होगा, इन्फेंसी में हाइट बढ़ेगी और चाइल्डहुड में ऐसी मजबूती आएगी। ऐसे सारी चीज़ों में होते, पहले हाइट बढ़ेगी फिर मजबूती आएगी, पहले बच्चा एकदम से बड़ा दिखने लगेगा, फिर धीरे धीरे में उसमें मैच्योरिटी आती है। तो ये क्या है, नोट अ स्पाइरल, ओह सॉरी, नोट स्ट्रेट, ये स्पाइरल है। डेवलपमेंट क्या है, स्पाइरल है, लीनियर नहीं है, स्ट्रेट नहीं हो सकता। स्ट्रेट आते तो डॉक्टर सॉरी बोल देता है। आगे करेंगे, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर। जो अर्ली डेवलपमेंट है वो क्या है, मोर क्रिटिकल है, मोर क्रिटिकल देन लेटर। क्या है, शुरुआती जो विकास है वो ज़्यादा क्रिटिकल है बाद के हिसाब से, क्योंकि देखो शुरू में न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलेंगे तो बाद तक काम आते हैं। जैसे अपने बूढ़े मतलब कहते हैं, दादी वगैरह कहते थे कि अभी खाएगी तो आगे काम आएगा। तो मतलब हर किसी के लिए यही है कि अब खाएंगे ना तो आगे जाके काम आता है। मतलब शुरू का जो न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं, अगर वूम में है बच्चा और वहाँ जो उसकी माता है मतलब डिप्रेशन में रहती है, खाना टाइम से नहीं खाती, तो मतलब आगे जो वो बच्चा पैदा होगा या तो वो मेंटली वीक होगा या वो फिजिकली वीक होगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो कमी निकलेगी। कोई बाय चांस कोई परसेंटेज ऐसे होएगा जो मतलब चमत्कारी होएगा जो सही निकलेगा। मतलब वूम में अच्छा इन्वायरमेंट मिलना ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या है, याद रखने के लिए ना ऐसे लिख लो कि वूम में अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, मतलब फूड वगैरह टाइम से मिलेगा बच्चे को, माता को मिलेगा, मतलब उस फिर वो उस ओरनाल के थ्रू जो बच्चे को खाना जाता है, ठीक है। एंड वूम में अच्छा एनवायरनमेंट है तो बाद तक काम आता है। ये दादी नानी की लाइन याद रख लेना, अभी खाओगे तभी आगे जाके काम आएगा, ठीक है। तो शुरू में न्यूट्रिएंट्स मिलने बहुत ज़रूरी है। अब इन्फेंसी में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, चाइल्डहुड में मतलब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा। बाद में उसे आप भर भर के न्यूट्रिएंट्स देते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक जो मतलब बोने रह जाते हैं उनके लिए भी कुछ पक्का नहीं पता मुझे, कुछ ग्रोथ हार्मोन होते हैं, अगर टाइम से दे दिए जाए तो वो शायद उतने वो ना रहे, पक्का मुझे पता नहीं है, ठीक है। जो डेवलपमेंट है वो क्या है, मल्टीप्लिकेबल है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था कि वुड्सवर्थ के अकॉर्डिंग क्या है, ना ही तो एडिटिव है, ना ही तो सब्ट्रैक्टिव है, और ना ही डिविजिबल है। ये शॉर्ट में याद करने के लिए, तो क्या है डेवलपमेंट, क्या है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मल्टीप्लिकेबल। आप लिख लेना इधर, डेवलपमेंट इज मल्टीप्लिकेबल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ओके।
आगे करेंगे डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल नॉट रिवर्सिबल। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल। डेवलपमेंट क्या है? मॉडिफिएबल है, लेकिन क्या नहीं है? रिवर्सिबल नहीं है। अब इन्फेंसी से आप चाइल्डहुड में आ गए, चाइल्डहुड से आप एडोलसेंस में आ गए, एडोलसेंस से आप वापिस चाइल्डहुड में जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। आप बनने की एक्टिंग कर सकते हैं, जैसे एक्टर वगैरह होते हैं जो ये रोल प्ले करते हैं, कई बार ये 16 साल की लड़की का रोल भी कर लेते हैं, कई बार ये 80 की एज का भी रोल प्ले कर लेते हैं। ये खुद मतलब 50 साल की है या 40 ईयर की हैं, 35 की हैं, फिर भी वो 20 ईयर्स एज की लड़कियों का रोल प्ले करती हैं। तो वो क्या है? वो रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे हम भी अगर बच्चे बनने की एक्टिंग करें तो वो एक्टिंग ही कर सकते हैं, हम सच में अब बच्चे नहीं बन सकते। मेंटली तौर पर हम बच्चे बन सकते हैं, मतलब अगर मेंटल हो जाए, पागल हो जाए, ये टर्म यूज़ तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए तो आप एक्टिंग कर सकते हैं बच्चे बनने की। वापिस आप बच्चे वाली फेज में नहीं जा सकते कि आप छोटे से हो गए और आपको गोद में उठाए घूमने जाएंगे। जैसे इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड आता है, चाइल्डहुड के बाद एडोलसेंस, एडोलसेंस के बाद ओल्ड एज, ओल्ड एज के बाद आप दोबारा इन्फेंसी में नहीं जा सकते। इसके लिए आपको पुनर्जन्म ही लेना पड़ेगा। वैसे ओल्ड एज में बच्चे जैसे ही होते हैं, बूढ़े, ऐसे ही कहा जाता है। क्या है, बच्चे जैसे ही हैं ऐसी ही बातें करते हैं वो। तो आज आप मैच्योर हो गए हो, ठीक है। अगर आप मैच्योर हो गए हो तो आप वापस स्टेज में रिवर्स गियर नहीं लगा सकते, बस एक्टिंग कर सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो इमेच्योर होने की। ठीक है, आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा कि मुझे तो ये सब पता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने आज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बहुत सारे पढ़ लिए, तो ऐसे थोड़ी सी रिवीजन के लिए याद कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था, मतलब मैं आपको बीच बीच में से ही बोल देती हूँ। जैसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी था, फिर प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन था, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबल था, मतलब डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल है, डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर, और अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर। फिर क्या पढ़ा, डेवलपमेंट क्या है, मल्टीप्लिकेबल या प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट क्या है, मॉडिफिएबल है, नॉट रिवर्सिबल। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन और प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतर संबंधित का सिद्धांत की चोट लगी हो तो क्या क्या होगा, और डेवलपमेंट प्रोसीड्स जनरल टू स्पेसिफिक, और प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और यूनिफॉर्म ऑफ पैटर्न सेम होगा, मतलब पैटर्न सेम होगा लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ डिफरेंट होगा। तो लगभग हमने कितने कर लिए, 12-13, हाँ 13 प्रिंसिपल किए हैं। इससे हम डेवलपमेंट को थोड़ा समझ पाएंगे। डेवलपमेंट बहुत ही ब्रॉड एरिया है, इसलिए समझने के लिए प्रिंसिपल बनाए गए हैं। ये प्रिंसिपल हैं डेवलपमेंट को समझने के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, मेरे एग्ज़ाम के लिए। आओ सब मिलकर तैयारी करते हैं। मैं भी एक लर्नर हूँ, आप भी एक लर्नर हो सकता है आप में से कुछ टीचिंग भी करते होंगे, पर मुझे अब अच्छा लग रहा है ये सब करना। पता नहीं लाइक शेयर कुछ होगा या नहीं होगा, पर एक ना कॉन्फिडेंस आ रहा है, रोज़ खुद को ऐसे लगता है कि हाँ वेस्ट तो नहीं जा रहा पढ़ना, कुछ तो सीख ही रही हूँ, और क्या पता किसी को तो सिखा ही रही हूँ। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट वगैरह पढ़ लिए, कल इनकी स्टेजेस के बारे में पढ़ लेंगे। और ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये KVS की सीरीज़ है। मैंने मैम से पढ़ा हुआ है, पीछे एक क्लास आई थी, वो क्लास ली थी, वो उन क्लास को मैंने सबको लगा लिया, नोट्स बना लिए, और फिर उन नोट्स को दोबारा बनाया है मैंने। ऐसे तो मैं 3-4 बार और ही बना लूँगी, लगता जैसे जैसे पढ़ाऊँगी तो ना ये KVS सीरीज़ है, लाइन वाइज जैसे मैम ने पढ़ाया वैसे ही मैं पढ़ा रही हूँ। मेरे को ये तो पता नहीं है कि ये गलत है या सही है, लेकिन अच्छा लग रहा है पढ़ाना।
और थैंक यू अगर आपने मेरा पूरा लेक्चर सुना है, नहीं सुना तो भी थैंक यू यूट्यूब के लिए कि इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। मेरे को तो इनकी कोई नॉलेज नहीं है, बस वीडियो ऑन करके रख देती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। नो एडिटिंग, नो कुछ और। मैंने टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, बस पढ़ रही हूँ, साथ में फ़ोन ऑन है, बस इतनी सी बात है। आप भी लगे रहिए, अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश है ना तो भी लगे रहिए, क्योंकि मेरे को भी ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कहने की बातें होती है। मुश्किल बहुत होता है पढ़ना, सच में मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। इतनी ज़्यादा भूख लगती है, इतने ऐसे ऐसे माइंड में कुछ कुछ आता रहता है, लेकिन फिर भी ना पढ़ना मत छोड़िए, क्योंकि पढ़ना छोड़ देंगे तो फिर तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। अब तो मतलब हार भी तो उसी की होती है ना जो कुछ ट्राई कर रहा है। जो सोया हुआ है, जो कुछ ट्राई नहीं कर रहा, उसकी क्या हार होगी। तो एक बार ट्राई तो करके देखो। चलो सीखते हैं साथ में। टाटा बाय बाय, खुश रहो।